नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव में जनता को चुनना है मजबूत या मजबूर सरकार का विकल्प। बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन, कार्यकर्ताओं को जनता के बीच विपक्ष के झूठ को बेनकाब करने और सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने का संदेश। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दूसरे दिन राजनीतिक प्रस्ताव पेश। गरीबों के उत्थान, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, रोजगार सृजन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत कई क्षेत्रों पर दिया गया जोर। मायावती और अखिलेश यादव ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश में 38 सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी ने गठबंधन को बताया अवसरवादी राजनीति। कांग्रेस ने वोटों के विभाजन की कही बात। न्यू इंडिया की संकल्पना को साकार करने के लिए भारत में तेजी से हो रहा है काम। उपराष्ट्रपति का शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच अंतर खत्म करने पर जोर। मुंबई में आयोजित भागीदारी शिखर सम्मेलन में कहा, तेजी से आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है देश। और सिडनी वनडे में रोहित शर्मा के शानदार शतक के बावजूद 34 रनों से हारा भारत। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से बढ़त। पुणे में चल रहे खेलो इंडिया में 37 गोल्ड समेत 111 पदकों के साथ शीर्ष पर महाराष्ट्र। और आइए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता को मजबूत और मजबूर सरकार के बीच चुनाव करना है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावों में कमर कसकर उतरने का संदेश देते हुए कहा कि विपक्ष के झूठे प्रचार के खिलाफ सरकार के बीते 5 सालों के कामकाज को जनता के बीच ले जाएं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग समेत सभी तबकों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। मैंने दिन रात एक करके प्रयास किया है कि देश के लोगों का जीवन और आसान बने। देश के वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, गरीबों को उनका अधिकार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे और अंतिम दिन अपने समापन भाषण में न सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही विपक्षी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने विपक्षी एकजुटता पर सवाल उठाते हुए देश की जनता से पूछा कि वो किस तरह का प्रधानमंत्री चाहते हैं। राजनीति विचार पर की जाती है। राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री ने अयोध्या विवाद पर भी बोला। उन्होंने कहा कि अयोध्या विषय में कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस नहीं चाहती कि इसका हल निकले। हमने आधार को कानूनी स्वरूप देने की कोशिश की, कांग्रेस ने फिर विरोध किया। हम 3 तलाक को खत्म करने के लिए कानून लाए, कांग्रेस और साथी फिर विरोध कर रहे हैं। अब अयोध्या विषय में ही देखिए, कांग्रेस अपने वकीलों के माध्यम से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बैंकों में एनपीए से लेकर देश में 10 सालों तक रहे भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रक्षा सौदों को लेकर कांग्रेस पर देश में झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने देश भर से आए कार्यकर्ताओं को जनता से जुड़े रहने का भी संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष और तमाम पार्टी के नेताओं ने
भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से हर एक मुद्दे को सामने रखा, जिसको लेकर पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने मतदाताओं को इस बारे में भी चेताया कि मजबूत सरकार की बजाय मजबूर सरकार चुनना देश के लिए घातक हो सकता है। दिल्ली के रामलीला मैदान से कैमरामैन राज ठाकुर के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए इस विषय पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोशन गौर, ब्यूरो चीफ हैं राष्ट्रीय सहारा। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मंच के माध्यम से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का बिगुल जो है वो फूंक दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए। कितना अहम है जब वो ये कहते हैं कि जनता किसे चुनेगी, कमजोर सरकार, मजबूर सरकार या मजबूत सरकार? देखिए, अभी मेरे ख्याल से फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। उससे पहले बीजेपी का ये बहुत बड़ा फंक्शन था। इसको राष्ट्रीय परिषद होना चाहिए था, लेकिन इसको बढ़ा के अधिवेशन कर दिया गया और इसमें करीबन 12,000 लोगों को बुलाया गया, जिस मंडल स्तर के लोग थे। तो इसमें प्रधानमंत्री ने अपने सरकार की पिछले 4.5 सालों की पूरी उन्होंने जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाई और जो कांग्रेस की जो कोशिश हो रही है उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर प्रहार किए। अब एक तो उन्होंने अपने बारे में कहा कि क्या मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए। उन्होंने कहा कि मजबूत चाहिए, जो किसानों की बात करे, जो सेना की बात करे, जो देश की सुरक्षा की बात करे, जो देश का विकास करे, या मजबूर चाहिए जो गठबंधन केवल मजबूरी के लिए बना रहे हैं, जो केवल गठबंधन इसलिए बना रहे हैं कि मोदी को रोक सके, बीजेपी को रोक सके, और बाद में जब ये लोग अगर गठबंधन के कारण सरकार में आते हैं तो फिर अस्थिरता रहती है और फिर एक दूसरे की टांग खींचते हैं। और आप देखते हैं कि एक पार्टी कुछ और कहती है, दूसरी कुछ और करती है, फिर वो ब्लैकमेलिंग भी होती है, जैसे पिछली बार आपने यूपीए सरकार में देखा होगा। तो उनका मकसद ये था कि मजबूत सरकार जो पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार में है या गठबंधन के कारण है, जिसको फिर वो आपस में लड़ते रहें, खींचतान करते रहें। तो इसमें उन्होंने साफ साफ वहाँ पे बताया। फिर उन्होंने एक चीज़ और कही कि भ्रष्टाचार को लेकर जो उन्होंने बात कही कि मुझे कहते हैं कि चौकीदार है, सो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, चौकीदार है और मैंने लोगों को पकड़ा है, एक एक को पकड़ के लाऊंगा और तब तक रुकूंगा नहीं जब तक एक एक चोर को पकड़ न दूं। और तमाम उन्होंने एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने कांग्रेस के बारे में बताया, नेशनल हेराल्ड के बारे में, कैसे वो सरकारी संपत्ति का अपने एक निजी उन्होंने ट्रस्ट को भेज दिया है। फिर उन्होंने एक चीज़ और कही कि आपको प्रधान सेवक कैसा चाहिए, जो रात दिन काम करे, मेहनत करे, या ऐसा आदमी चाहिए कि जो बीच बीच में जब देश को जरूरत होती है वो 3 महीने के लिए छुट्टी पे चला जाता है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने की। अपना जो करीबन 12,000 लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे उनमें जोश भरने का काम किया और उन्होंने बताया कि इसमें 2019 के लिए हमें क्या करना है। और उसमें अमित शाह ने भी वही सब बातें कही कि इसमें 2019 चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि जो पिछले 4.5 सालों से काम हुए हैं उनको आगे और कैसे बढ़ाएं। क्योंकि अभी जो बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो शुरू हुए हैं, या बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं कि जिनमें अभी इनके परिणाम आने अभी बाकी हैं। अगर आप सरकार बदल देंगे तो हो सकता है कि जो स्पीड है वो रुक जाए। तो वो सब चीजें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कही। और ये चुनाव से पहले का बहुत बड़ा एक महाधिवेशन था, महाकुंभ था, और उसके लिए जो संदेश लेके गए हैं तो देखते हैं कि अभी 2019 में इसका क्या परिणाम निकलता है। बिल्कुल। और एक बात जो प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पे कही कि 4.5 पौने 5 साल के कार्यकाल में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा, जो भी वहाँ पे अलग अलग लोग आए हुए थे उनसे कहा कि इन्हें जनता के बीच पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि क्या क्या काम हुआ है। ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के अपने जो भी उन्होंने काम किए हैं उसको लेकर आगे बढ़ेगी, इससे मुख्य एजेंडा बनाएगी, मुद्दा बनाएगी इस बार चुनावों में। हाँ, जैसे 2 दिन से यही सब चीज़ें चल रही थी, इसी विकास को केंद्र में रख के कि जो मोदी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में जो काम किया उसको जनता तक कैसे पहुंचाना है। इसलिए जो आज बुला रखे थे उन्होंने 2 दिनों से, यहाँ पे जो लोग थे करीबन 12,000 लोग, वो मंडल स्तर के लोग थे। उनसे कहा गया कि जो भी मोदी सरकार ने काम किया सिर उठा के लेके जाएं। और चूंकि ये सरकार पे आज तक कोई दाग नहीं लगाया, कोई भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, तो इसलिए सिर उठा के जाएं और लोगों के पास जाएं, उनको एक एक चीज के बारे में बताएं। जैसे आयुष्मान की बात हुई कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को देनी है, उज्ज्वला योजना के बारे में उन्होंने बताया, बिजली पहुंचाने, बिजली का बताया, सड़कों के बारे में नितिन गडकरी ने बताया कि हमने उन्होंने कहा कि जो 4 सालों में जो हमने काम किया वो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। तो जो बैंकों के बारे में, एनपीए के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया, बताया गया 8 लाख करोड़ रुपया। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या सुधार किए और भी बहुत करना बाकी है। तो कल जैसे अमित शाह ने भी कहा
कि ये जो 2019 का चुनाव है ये पानीपत का युद्ध जो तीसरा युद्ध था उसकी तरह है, तो इसको जीतना जरूरी है, तभी देश आगे उन्नति कर पाएगा। और आज उन्होंने एक और बात कही कि हम 50 साल तक इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर ऐसे गठबंधन की रही जैसे आज उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेके लगभग सभी नेताओं ने इस पर टिप्पणी की कि ये मजबूरी का गठबंधन है। तो वही बात उन्होंने प्रधानमंत्री ने भी कही कि दिल्ली में जो होगा, जो महागठबंधन हो रहा है, वो सब मजबूरी में हो रहा है, और वो ऐसी पार्टी के बीच हो रहा है कि जिसके नेता जमानत पर हैं, और उस कांग्रेस इस समय जब उसके नेता जमानत पर हैं, तो बाकी जो गैर कांग्रेसी पार्टी हैं जो कभी कांग्रेस के विरोध करने के कारण बनी थी, वो आज कांग्रेस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो सर बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि आप इनको लेके जाइए जनता के बीच में, उनको बताइए कि ये गठबंधन कैसा है और एक सरकार यहाँ पे मजबूत सरकार है, वो काम करिए, मजबूत सरकार, क्योंकि विकास तभी संभव है जब एक स्थिर और मजबूत सरकार हो देश में। एक और अहम बात, आज हमने देखा कि एसपी बीएसपी ने अलायंस कर लिया है 38 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे 19 में? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए कि जो बीएसपी का वहाँ पे वोट बैंक है वो पक्का है, करीबन 16-17% वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीएसपी को वोट मिलता है। 2014 में उसको सीटें नहीं मिली थी, उसके बाद वो 16% वोट मिला था, और यही हालत वहाँ पे समाजवादी पार्टी की है। जो वहाँ पे यादव वोट है, जो ओबीसी है, वो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ है। अगर जैसे पिछली बार 2014 में मोदी हवा चली थी, तो मोदी मैजिक के कारण वहाँ पे फिर जाति धर्म सब खत्म हो गए थे। वही अब 2019 में क्या होता है, 2019 में अगर हवा नहीं चली तो बीएसपी और एसपी नुकसान कर सकते हैं, पर जो आज अधिवेशन में जो बातें हुई उसी चीज को लेके बात हुई, और ये लोगों के मन में और अपने कार्यकर्ताओं के मन में उन्होंने बिठाने की कोशिश की कि ये गठबंधन अवसरवादी है, ये सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए हुआ है। तो हो सकता है कि हार के डर से बनाया गया, मजबूरी का बंधन है, क्योंकि पिछली बार जैसे बीएसपी को बिल्कुल 0 वहां पे हो गया था। तो ये भी है कि ये क्या जो समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीटें मिली थी, अगर इन्होंने गठबंधन कर दिया तो हो सकता है इनकी सीटें बढ़े, तो कैसे उनको रोका जाए। ये आज पूरी जो अधिवेशन था उसका केंद्र भी यही था, और पूरा फोकस कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में जो आज गठबंधन हुआ उसको लेके कहीं चिंता भी थी। बहुत शुक्रिया सर तमाम बातों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए, आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए। इधर बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन पूरी तरह लोकसभा चुनाव की तैयारियों के नाम रहा। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से हाल में 3 राज्यों में हुई पार्टी की हार से निराश नहीं होने की बात कही। बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में भी देश की स्थिरता के लिए फिर से मोदी सरकार की जरूरत बताई गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों राज्यों में अपनी जमीन नहीं खोई है। हमारे कार्यकर्ताओं को हौसला रखने की जरूरत है, हौसला गंवाने की जरूरत नहीं है। एक मौका है 2019 में ये तीनों राज्य एक मजबूत सरकार डालने की नींव बन जाए, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना। एजेंडा चुनाव का वो जो हम तय करेंगे, और इसमें आक्रामकता से आगे बढ़िए। एक भी गलती नहीं है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इस चुनाव में सिर झुकाना पड़े। Remind our people that this country has lived a peaceful 5 years. There are of course disturbances in the border, but the Indian Army has made sure that every attempt to come into this country is eliminated, even at the border. राफेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है, और ये करार देश के हित में है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में भी लगातार झूठे आरोप करने की बार बार कोशिश होती है। तो ये थी आज की पहली खबर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर थिएटर डायरेक्टर, थिएटर क्रिटिक और एक्टर राजेंद्र नाथ। एक्टर अगर एक्टर रहना चाहता है या डायरेक्टर अगर डायरेक्टर रहना चाहता है तो वो हर हालत में किसी न किसी रूप में कोई एक दूसरा रोजगार ढूंढ के रखे, वरना वो पनप नहीं पाएगा। वाह क्या कहने,
खूब सबक याद कराया है तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे कक्का ने। मैं अपनी गलती सुधारूंगी, आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। हाँ, मत मिलना। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र नाथ। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज गठबंधन का ऐलान किया। दोनों पार्टियां लोकसभा की 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 2 सीटें सहयोगी दलों के लिए और अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। आज लखनऊ में अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन को देश और जनता के हित में बताया है। 25 साल बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आ गए हैं। लखनऊ में दोनों पार्टियों के अध्यक्षों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। आगामी लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां 80 में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस को गठबंधन से अलग रखा गया है, लेकिन अमेठी और रायबरेली पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया गया है। 2 सीटें सहयोगियों के खाते में जाएंगी। कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां और सरकारों का हाल एक जैसा है कि बीएसपी व सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफर नहीं होता है। एसपी बीएसपी का दावा है कि जैसे उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी को मिलकर हराया है, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी उन्हें शिकस्त देंगे। कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का अंत भी है। अब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के भाजपा के अत्याचारों का डटकर मुकाबला करेंगे। गठबंधन से अलग रखे जाने पर कांग्रेस का कहना है कि इससे वोटों का विभाजन होगा। कि जब आपका उद्देश्य सामूहिक है, एक है, और उस उद्देश्य के लिए किसी रूप का विघटन अच्छा नहीं है, और इसके लिए दोषारोपण जनता उनका करेगी जो विघटन लाता है वोट में, तो मैं समझता हूँ बड़ा जाहिर है, बड़ा स्पष्ट है। बीजेपी ने इस गठबंधन को स्वार्थों का गठबंधन करार दिया है। जातिवादी और भ्रष्ट मानसिकता का गठबंधन है, जो विकास नहीं चाहता, जो सुशासन नहीं चाहता, जो अराजकता, दंगा और अव्यवस्था और अराजकता का कारण है, वही लोग गठबंधन अपने निजी स्वार्थों के लिए चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बने नए गठबंधन के ऐलान से कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर के महागठबंधन बनाने को झटका लगा है। वहीं राज्य में बने सियासी समीकरण के चलते बीजेपी को भी 2014 का प्रदर्शन दोहराने के लिए नई चुनावी रणनीति बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मुंबई में आज से भागीदारी शिखर सम्मेलन का 25वां संस्करण शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया की संकल्पना को साकार करने के लिए भारत में डेवलपमेंट, रिफॉर्म, पीस, ट्रांसफॉर्म पर ध्यान दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का उज्जवल स्थान है और विदेशी निवेशकों के लिए भारत में मुहैया कराई जा रही सुविधाओं का फायदा उठाने का ये सही समय है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को भागीदारी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग जगत को मिलकर शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच के अंतर को खत्म करने पर जोर देना चाहिए। In the wake of various initiatives and reforms taken by the government in the past few years, India has become one of the favorite destinations for investment in the world. India was ranked in the 11th in the Global FDI Confidence Index of 2018. The annual FDI inflows into country are expected to rise to $75 billion over the next 5 years, according to a report by UBS. In fact, this is the right time for foreign investors to tap the huge potential offered by India. उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी देश के विकास में अहम योगदान दे रही हैं, लेकिन ग्रामीण भारत की पूर्ण क्षमता को इस्तेमाल करने के लिए देश के सभी जिलों में समान प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा
कि गांव देहात तक लगातार बढ़ती इंटरनेट की पहुंच से भारत को तेजी से आगे बढ़ाने के बेहतरीन मौके तैयार करने में मदद मिलेगी। Online is picking up in rural areas too. 1.21 lakh Gram Panchayats are connected with special optical fiber network under BharatNet project, and the remaining Gram Panchayats would be connected by March 2019. Fiber line. This will transform rural India by enabling access to digital transactions and online sale of products, including agri-products, via National Agriculture Market. I am particularly happy to note that various states in the country, my dear friends, even when governed by different parties, are competing among themselves in a healthy manner to attract investments. शिखर सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने महाराष्ट्र सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर किया है। सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने भी संबोधित किया। उन्होंने न्यू इंडिया की संकल्पना के लिए WTO के सहयोग से सभी देशों की ट्रेड ग्रोथ को बढ़ाने की जरूरत बताई। We want to make sure that India becomes a friend of almost all countries of the world to ensure that we also offer a platform which will be beneficial to our partners as well as to us. And at the time when we are working towards a $5 billion economy, with a detailed plan already worked out, but also towards a $10 billion economy before 2035. 2 दिवसीय भागीदारी शिखर सम्मेलन में भारत को नए वैश्विक आर्थिक परिवेश में दर्शाया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान प्रमुख हितधारकों, नीति निर्माताओं, संस्थानों, कारोबारियों, मीडिया और शैक्षणिक वर्ग के बीच चर्चाएं भी आयोजित कराई जा रही हैं। पार्टनरशिप समिट 2019 में करीब 40 देशों के प्रतिनिधि और कई देशों के मंत्री भी शामिल हुए हैं। मुंबई से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। आतंकी गुट ISIS से प्रेरित समूह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक और शख्स को हिरासत में लिया है। इस बारे में NIA की तरफ से आज जानकारी दी गई। NIA ने शुक्रवार रात हापुड़ से मोहम्मद अफसर नाम के संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आज गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ में छापेमारी की गई। NIA के मुताबिक कल रात हिरासत में लिया गया आरोपी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिलसिलेवार धमाके और आत्मघाती हमले की फिराक में था। ISIS के नए मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद से NIA की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इस गिरफ्तारी के साथ ही NIA इस सिलसिले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार सुहेल और साकिब को पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। NIA की रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आरोपियों को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान NIA की मांग पर आरोपियों को 12 जनवरी तक के लिए रिमांड पर भेजा गया था। NIA ने आरोपियों से और जानकारी जुटाने, साथ ही बड़े खुलासे होने की बात कही थी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इससे पहले संसद के दोनों सदनों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने से संबंधित संविधान संशोधन को मंजूरी दी गई थी। संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार को आरक्षण का आधार बनाने का प्रावधान है। सरकार ने 8 लाख रुपए से कम आय पाने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। और अब खेल की खबर। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज के तहत सिडनी में खेले गए पहले मैच में टीम इंडिया को आज हार का सामना करना पड़ा। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पारी खेली, बावजूद इसके भारत 34 रनों से मैच हार गया। ऑस्ट्रेलिया से मिले 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 254 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले 4 ओवर में ही भारतीय टीम ने अपने 3 विकेट खो दिए थे। पहले ओवर में शिखर धवन और चौथे ओवर में कप्तान विराट कोहली आउट हो गए। इसके बाद चौथे ओवर में ही अंबाती रायडू भी पवेलियन लौट गए। उस वक्त भारत का स्कोर सिर्फ 4 रन था। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा ने पारी को संभाला।
दोनों ने चौथे विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी की। हालांकि जब भारत का स्कोर 141 रन पर था तो धोनी 51 रन बनाकर आउट हो गए। 221 रनों पर भारत का 7वां विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा। रोहित शर्मा 133 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा का वनडे में ये 22वां शतक था। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जे रिचर्डसन ने शानदार प्रदर्शन किया। रिचर्डसन ने 10 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए और इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट खोकर 288 रन बनाए थे। पहले मैच में ही जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। दूसरा वनडे मैच एडिलेड में 15 जनवरी को खेला जाएगा। और पुणे में चल रही खेलो इंडिया प्रतियोगिता में महाराष्ट्र अंक तालिका में पहले स्थान पर काबिज है। महाराष्ट्र ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 37 स्वर्ण समेत कुल 114 पदक हासिल किए हैं, जबकि दूसरे पायदान पर दिल्ली ने जगह बनाई है। दिल्ली को अब तक 31 स्वर्ण समेत कुल 78 पदक हासिल हुए। तीसरे पायदान पर हरियाणा है, जिसे अब तक कुल 87 पदक मिले हैं, लेकिन इनके गोल्ड मेडल की संख्या 28 ही है। चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।